नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एंटीवायरल एक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। आफ्टर सिक्रेशन इंटरफेरॉन्स डिफ्यूजेज इन सराउंडिंग मीडियम एंड बाइंड विद नियर बाय सेल सरफेस रिसेप्टर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरफेरॉन जो सिक्रीट करते हैं, जब सिक्रीशन होती है उसके बाद वो अपने सराउंडिंग के जो सेल्स हैं उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ ये बाइंड करेंगे। जैसे ही ये बाइंड करेंगी एक सिग्नल कैस्केड इंडक्शन, और जिसको चेन रिएक्शन भी कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये कैस्केड रिएक्शन या चेन रिएक्शन क्या है, इसको ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं साइटोकाइंस वाले लेक्चर के अंदर। अब जैसे ही इंटरफेरॉन अपना मैसेज लेकर उन सेल्स के पास पहुंचता है तो वो सेल्स क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन करते हैं, कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, अपनी कुछ चीज़ों को स्विच ऑन करते हैं और कुछ चीज़ों को स्विच ऑफ करते हैं ताकि वायरसेस के अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट कर सके, वायरसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, डिफेंस कर सके अपना, जिससे वायरसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल सके। इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरफेरॉन बीटा के रिस्पॉन्स में सेल कुछ प्रोटीन्स की सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। पहली प्रोटीन है हमारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ये एक एंजाइम है, ऑल्सो नाउन एज PKR, प्रोटीन काइनेज आर। आर स्टैंड्स फॉर आरएनए। यहाँ पर जो आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आरएनए। नाउ फोकस ऑन दैट पॉइंट। इन रिस्पॉन्स ऑफ इंटरफेरॉन डबल स्टैंडर्ड आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन इज एक्सप्रेस्ड। ये जैसे ही एक्सप्रेस्ड होगी, अब इसने क्या करना है, इसने जाके फॉस्फोराइलेशन करनी है और इनएक्टिवेट करना है EIF2 अल्फा को। EIF2 क्या है? EIF2 स्टैंड्स फॉर यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर। इसको लिख लेते हैं। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर। ये यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन के प्रोसेस और प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन में एक मेजर रोल प्ले करता है। ये प्रोसेस को स्टार्ट करता है क्योंकि इनिशिएशन फैक्टर है तो जाहिर बात है ये इनिशिएशन में इन्वॉल्व होगा। अब जैसे ही ये इनिशिएशन फैक्टर इनएक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है। इसको कहते हैं ग्लोबल ट्रांसलेशन इनहिबिशन। अब इससे क्या होगा, इससे बेटा ये होगा कि वायरसेस का जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा। वायरसेस को रेप्लिकेट होने के लिए हमेशा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और वो प्रोटीन कहाँ से लेता है, उसके पास अपनी कोई मशीनरी तो होती नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस की, तो वो हमेशा होस्ट की प्रोटीन को, होस्ट की जो मशीनरी होती है उसको यूज़ करता है। यहाँ पर होस्ट सेल जिसके ऊपर उसने अटैक किया है, हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स और अनइफेक्टेड सेल्स इंटरफेरॉन के रिज़ल्ट में, जो इंटरफेरॉन इनके पास मैसेज लेकर आता है, उनके रिज़ल्ट में अपनी प्रोटीन की जो ट्रांसलेशन मशीनरी होती है उसको स्विच ऑफ कर देता है। जैसे ही वो स्विच ऑफ करेगा तो वायरसेस जो हैं वो उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं जैसे कि कॉमनली कहा जाता है, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब इसमें बांस क्या है, इसमें जो बांस है वो हमारी ट्रांसलेशन मशीनरी है। जब वही स्विच ऑफ हो जाएगी तो जो वायरल की रेप्लिकेशन है वो उसका प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वायरसेस को अपनी रेप्लिकेशन करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वो प्रोटीन कहाँ से लेते हैं, वो मशीनरी यूज़ करते हैं होस्ट सेल की। जब होस्ट सेल अपनी ही मशीनरी को स्विच ऑफ कर देगा तो वायरसेस के जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह सेल जो हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं वायरसेस के अगेंस्ट। दूसरी प्रोटीन होती है हमारे पास ओलिगो एडिनाइलेट सिंथेटेज, जिसको OAS भी कहते हैं। इसमें जो एडिनाइलेट टर्म है वो रिप्रेजेंट करती है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ये एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, कैटालाइज करता है या पॉलीमराइज करता है किसका, ATP का। ये पॉलीमराइज करेगा ATP के, पॉलीमराइजेशन करेगा ATP की, और फिर इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इनटू 2,5 ओलिगो एडिनाइलिक एसिड के अंदर।
2,5 ओलिगो एडेनाइलिक एसिड के अंदर। अब ये जो ओलिगोमर बनता है, ये दो तरह के इफ़ेक्ट हमारे पास हमें शो करता है। एक तो ये करेगा, रिड्यूस कर देगा एटीपी की कंसंट्रेशन को। हमें पता है कि एटीपी हमारे पास क्या होता है, एटीपी हमारे पास सेल की करेंसी होती है, एनर्जी पैकेट होता है, एक करेंसी होती है एनर्जी, या सेल का पैसा होता है। जब पैसा ही नहीं होगा तो फिर चोरी किस बात की होगी। अब कोई भी सेल के अंदर प्रोसेस हो, चाहे वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, अमाइनो एसिड्स की एक्टिवेशन हो, कोई भी सेल के अंदर प्रोसेस हो, उन सब के अंदर एटीपी की इन्वॉल्वमेंट होती है। जब एटीपी की ही कंसंट्रेशन स्टॉप हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तब क्या होगा, ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो भी स्टॉप हो जाएंगे। और जब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगे तो इस तरह जो वायरस की रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो भी इनहिबिट हो जाएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो ये एक मेथड है, ख़ुद को सेल का एक अपने मेथड यूज़ करता है ख़ुद को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब दूसरी तरफ क्या होता है, हमारे पास दूसरा इफ़ेक्ट जो ये शो करता है वो ये करता है कि एक्टिवेट कर देता है आरएनएस को। आरएनएस जो है हमारे पास, मैं कलर चेंज कर लूँ, एक्टिवेट कर देगा किसको, आरएनएस को। ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम फर्दर क्या करेगा, ये डिग्रेड कर देगा वायरल आरएनए को। वायरसेस के आरएनए को, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसे ही डिग्रेड कर देगा, उसको काट देगा, तोड़ देगा। तो इस तरह जो वायरस की रेप्लिकेशन, जो वायरसेस की रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा, जो वायरस है वही ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह ये दोनों प्रोटीन्स को इंटरफेरॉन जो मैसेज लेकर आते हैं उनके रिस्पॉन्स में सेल जो है वो इस तरह की अपने अंदर चेंजेस लेकर आता है। ये जो प्रोटीन्स हैं इनको एक्टिवेट करता है और फिर ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। इस तरह जो सेल है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट वायरस के, वायरस का जो अटैक होता है उसके अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे के सारे मैकेनिज़्म होता है। अब ये डायग्राम को देखें, इसमें वो तमाम मैकेनिज़्म जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसको इसमें सम अप किया हुआ है। जैसे ही इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरफेरॉन बीटा वो बाइंड करते हैं सेल सरफेस के ऊपर, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनके रिजल्ट में जो सेल है वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आता है, कुछ प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, जैसे कि 2,5 ओलिगो सिंथेटेज को, फिर राइबोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करता है और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। और इन सब के रिजल्ट में इनहिबिशन हो जाती है प्रोटीन सिंथेसिस की और एमआरएनए की डिग्रेडेशन हो जाती है। तो ये एक समरी थी। होपफुली कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा।